फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनहांस स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लिटरेरी टर्म्स का पार्ट 7 डिस्कस करूंगी और इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स होंगे उनको डिटेल में कवर करूंगी। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला टर्म्स है ड्यूक्स एक्स मसीना। फ्रेंड्स, ड्यूक्स एक्स मसीना ये एक लैटिन वर्ड है, यानी लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब होता है अ गॉड फ्रॉम अ मशीन। नेक्स्ट पॉइंट है इट डिजाइनेट the practice of some Greek playwrights to end a drama with the god lowered to the stage by a mechanical apparatus who by his judgment and commands resolve the dilemma of the human characters। तो बेसिकली ये ग्रीक प्ले राइट के वर्क्स में मोस्टली इसको यूज़ किया गया था इस टर्म को, और ये जो टर्म डिनोट करता है किसी भी ड्रामा में जब उसका एंड होता है विद गॉड्स, ये उसको मॉडिफाई करता है, ये उसकी क्लासिफिकेशन बताता है। और इस और वर्क्स में जो ह्यूमन के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, ह्यूमन कैरेक्टर्स की जो डिलेमास होती हैं, यानी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, उनको जजमेंट और कमांड्स की तरह उनको सॉल्व किया जाता है। ड्यूस एक्स मसीना जो ये टर्म था, ये कॉइन किया गया था ग्रीक प्लेराइट यूरिपिड्स के द्वारा। ये पॉइंट्स यहाँ पर नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है चार्ल्स डिकेंस, ओलिवर ट्विस्ट 1837-38 एंड थॉमस हार्डीज टेस्ट ऑफ द अर्बन वाइल्ड्स 1891 आर द एग्जाम्पल ऑफ द डिवाइस। तो इस टर्म को चार्ल्स डिकेंस ने अपने नॉवेल ओलिवर ट्विस्ट, जो कि 1837 से 1838 के बीच में लिखा गया था, और थॉमस हार्डी का जो वर्क है टेस्ट ऑफ दी अर्बन वाइल्ड्स, जो कि 1891 में लिखा गया था, ये ड्यूस एक्स मसीना का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। और ये जो टर्म है इसको इन राइटरों ने अपने वर्क्स में यूज़ किया है। तो आई होप आपको ये ड्यूस एक्स मसीना जो टर्म है ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। फ्रेंड्स, इस टर्म को समझने से पहले यहाँ पर मैं कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करना चाहूँगी कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो ये टर्म है, ये सबसे पहली बार टी.एस. इलियट ने अपने एसे द मेटाफिजिकल पोएट्स, जो कि 1921 में लिखा गया था, उसमें इस टर्म को यूज़ किया था। एक्चुअली जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे वो अपने वर्क्स में थॉट और फीलिंग को एक साथ मिला दिया करते थे, जबकि जो बाद के राइटर थे लाइक रोमांटिक एज के, विक्टोरियन एज के और 20वीं सेंचुरी के जो राइटर थे, उन्होंने अपने वर्क्स में थॉट और फीलिंग को सेपरेट कर दिया था। यानी अगर जो हम बाद के राइटर की बात करें तो उनके वर्क्स में इंटेलेक्चुअल या तो इंटेलेक्चुअल थॉट्स होते थे या फिर फीलिंग होती थी, यानी दोनों को एक साथ यूज नहीं करते थे। लेकिन मेटाफिजिकल जो पोएट्स थे वो इन दोनों आइडियाज को अपने वर्क्स में यूज करते थे। जैसे हम अगर एग्जांपल लें टेनिसन और ब्राउनिंग, जो कि विक्टोरियन एज के पोएट्स हैं, उन्होंने अपने वर्क्स में इंटेलेक्चुअल थॉट्स को अपने वर्क्स में दिखाया है। और रोमांटिक एज के पोएट्स लाइक बर्न्स, कोलरिज, ब्लेक, इन्होंने अपने वर्क्स में फीलिंग को दिखाया है। इससे ये प्रूव होता है कि इन राइटर्स के वर्क्स में हमें दोनों क्वालिटी नहीं देखने को मिलती है, यानी या तो फिर हमें फीलिंग
वर्क्स में दिखेगी या फिर थॉट्स, इंटेलेक्चुअल थॉट्स। यहाँ पर इलियट ये बताते हैं कि जो 16th सेंचुरी और मेटाफिजिकल जो पोइट्स थे वो अपने वर्क्स में जो लिखते थे वो थॉट्स को फील करते थे और फिर रीडर तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। यानी पहले वो थॉट को फील करते थे, फिर इसके बाद रीडर पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा वो दिखाते थे। मेटाफिजिकल पोइट्स का मानना था कि जब तक हम थॉट्स को फील नहीं करेंगे तब तक हम एक अच्छी पोइट्री को नहीं लिख सकते। जो अर्लियर राइटर थे यानी मेटाफिजिकल जो पोइट्स थे वो किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस को एक करके दिखाते थे, यानी एक्सपीरियंस और थॉट्स को दोनों को कंबाइन करते थे, यूनाइट कर देते थे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, इलियट्स क्लेम वाज दैट जॉन डन एंड अदर मेटाफिजिकल पोएट्स ऑफ अर्लियर 17th century like Elizabethan and Jacobean dramatists possessed a mechanism of sensibility which could have any kind of experience। यानी जो 17th century के पहले के राइटर थे लाइक एलिजाबेथन और जैकोबियन जो ड्रामेटिस्ट थे, उन्होंने डिफरेंट टाइप के जो एक्सपीरियंस को फील किया, उनको अपने वर्क्स में पोर्ट्रेट करने की कोशिश की है और एक्सपीरियंस, फीलिंग और थॉट्स को वो कंबाइन करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, इट रेफर्स टू अ वे इन विच इंटेलेक्चुअल थॉट्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग इन 17th century। यानी जो बात के राइटर थे यानी मेटाफिजिकल राइटर फीलिंग और थॉट्स को कंबाइन करते थे, लेकिन जो विक्टोरियन एज के पोएट थे, रोमांटिक एज के पोएट थे, 20th century के जो पोएट थे, उन्होंने अपने वर्क में थॉट्स और फीलिंग दोनों को सेपरेट किया हुआ है। ये पॉइंट्स इसी को डिनोट करता है कि विच इंटेलेक्चुअल थॉट्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ फीलिंग इन 17th century। टी.एस. इलियट मानते थे कि जो मेटाफिजिकल पोएट्स थे उनका मानना था कि जब तक हम थॉट्स को फील नहीं करेंगे तो हम एक अच्छी पोएट्री को नहीं लिख सकते और ना ही हम अपने रीडर को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जबकि जो बात के राइटर थे वो थॉट्स और फीलिंग को सेपरेट करना पसंद करते थे। फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इलियट यूज द टर्म टू डिस्क्राइब द मैनर बाय विच द नेचर एंड सब्सटेंस ऑफ इंग्लिश पोएट्री चेंज्ड बिटवीन द टाइम ऑफ डन एंड द टाइम ऑफ टेनिसन एंड ब्राउनिंग। ये जो पॉइंट है जो अभी मैंने डिस्कस किया है कि डन और जो टेनिसन एंड ब्राउनिंग ये विक्टोरियन एज के पोएट्स हैं, तो इनके हम वर्क्स में देखते हैं या तो हमें इंटेलेक्चुअल थॉट्स दिखाई पड़ता है या फिर फीलिंग, यानी दोनों को ये मर्ज करना पसंद नहीं करते थे। तो ये जो पॉइंट है इसी को डिनोट करता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मैंने कोशिश की है कि आपको डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी जो कि एक फ्रेज है और टी.एस. इलियट के द्वारा ये उनका जो एसे है मेटाफिजिकल पोएट्स उसे ये लिया गया है। तो मैंने इसे काफ़ी सिंपल तरीके से बताने की कोशिश की है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स होंगे उनको डिटेल में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।